जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से कोई स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन सीटेट एग्जामिनेशन। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या ना, सबसे ज्यादा अधिक बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोई भी ऐसा सीटेट का एग्जाम नहीं है दोस्तों जो ये क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, अभी फिलहाल तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2018 के एग्जाम में पूछा है, 19 के एग्जाम में पूछा, 2020 के एग्जाम में पूछा और 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों जरा देखिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मधुबनी चित्रकला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की चित्रकला होती है ना। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार, है ना। यानी मधुबनी चित्रकला जो है बिहार से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है, तो इस बार में भी आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों कि चेराव नाच कहाँ का है। और ये भी क्वेश्चन सीटेट 2018 के एग्जाम में, 19 के एग्जाम में और 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चेराव नाच जो है वो मिजोरम का है। कहाँ का है ना, मिजोरम का है। और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों सारे के सारे आपके सीटेट के एग्जाम में आए हैं और मोस्ट रिपीटेड है, मतलब सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों आगमन विधि की विशेषता है। आगमन विधि की विशेषता क्या है, और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आपका कहाँ पर आया है ना, सीटेट 2011 के एग्जाम में आया हुआ है और 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आगमन विधि जो है सीटेट अगस्त 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगमन विधि का जो विशेषता होता है वो क्या होता है ना, उदाहरणों से नियम की ओर जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, उदाहरणों के माध्यम से स्टूडेंटों को समझाया जाता है, उसके बाद दोस्तों नियम सिखाया जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आगमन विधि, है ना। और आगमन विधि दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा कि किसके उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चूंकि यह क्वेश्चन जो है सीटेट 2020 में आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों सिनकोना पेड़ की जो छाल होता है ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो मलेरिया से पीड़ित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है कि क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों कि आत्मा का विज्ञान किसे कहा जाता था। तो मनोविज्ञान को ही दोस्तों, साइकोलॉजी को ही सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। मैं यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आत्मा का विज्ञान, सॉरी, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, वो मनोवैज्ञानिक कौन थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी जान के रखिए कि आत्मा का विज्ञान जो है मनोविज्ञान को ही कहा जाता था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो होता है पिता और शिशु जैसा संबंध होता है। कैसा होता है, पिता और शिशु जैसा, मतलब फादर और सन जैसा क्या होता है, रिलेशन होता है दोनों में। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखने को जरूर मिलता है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। पूरा बिहार के सापेक्ष में हमको क्या देखना है ना, जम्मू कश्मीर की डायरेक्शन। ठीक है, और गोवा की पोजीशन हमको देखना है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। कम से कम 2 क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को आपको मिल जाएगा सीटेट के एग्जाम
एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सल्फर ऑक्साइड, दैट मीन्स क्या हो गया कि मतलब ताजमहल जो है येलो, दिन के दिन येलो होते जा रहा है। इसका मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। दैट मीन्स सल्फर ऑक्साइड का क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसके कारण क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा होने के कारण ताजमहल पीला पड़ने लग रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, दिन पर दिन देखिएगा ताजमहल का रंग येलो होता जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ आपके सीटेट के एग्जाम में। हो सकता है दोस्तों इस बार भी पूछ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों सीटेट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोलकुंडा किला जो है उसने वो किसने बनवाया था, ना काकतीय राजवंश ने बनवाया था। किसने? ना काकतीय राजवंश ने बनवाया था। इस क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 जो ऐसा क्वेश्चन है भाई मेरे, कि कोई भी ऐसा सीटेट के एग्जाम नहीं है दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 ना पूछा हो। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह कथन क्या दर्शाती है। तो ये कथन जो है दोस्तों लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे आंसर में जो लिखे हैं दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणा, वही होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में दोस्तों? आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जो भी उसने सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। और आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही आपके सीटेट के पेपर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर जीन पियाजे के सिद्धांत को आप लोगों ने अच्छा से करा है तो दोस्तों आपका 7 से 8 नंबर फिक्स है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश होना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, आत्मसातकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो वाइगोस्की ने बालक के विकास हेतु किसे महत्वपूर्ण योगदान बताया है। यानी वाइगोस्की ने जो है दोस्तों एक बालक के विकास हेतु किस तत्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान बताया है दोस्तों। तो याद रखिएगा समाज। यानी वाइगोस्की का मानना है कि एक बच्चा जो है वो समाज में रह करके ही सीखता है, परिवेश में रह करके ही सीखता है। उसका जिस प्रकार का समाज रहता है एक बालक का विकास उसी प्रकार से होता है। ये कौन मानते हैं ना, ले वाइगोस्की मानते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बांस के खंभे पर घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि बांस के खंभे पर घर बनाए जाते हैं असम में। कहाँ पर? असम में। क्यों दोस्तों? क्योंकि असम में ही जो होता है बांस की खेती सबसे अधिक होती है, और जो है दोस्तों बांस के खंभे पर घर बनाए जाते हैं असम के जनजातियों के द्वारा। ठीक है, मतलब बांस का ही घर बनाया जाता है और उसी में रहा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा ना, असम के लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और हर साल ये क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखो। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी पक्षी जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। क्या हो जाएगा? चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध 3 ऐसे पक्षी होते हैं जो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों हांगकांग से संबंधित क्वेश्चन है, यानी भोजन से संबंधित क्वेश्चन है। तो हांगकांग में कौन सा भोजन सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो याद रखिएगा कि हांगकांग में जो है दोस्तों लिंग हू फेन भोजन क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखने को मिला था। ओके, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों देखिए कि एक पेंसिल को पकड़ना कौन सा कौशल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों सूक्ष्म गति जिसको हम लोग फाइन मोटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक पेंसिल तो हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, तो इसमें ज़्यादा दोस्तों की मसल्स का फोर्स नहीं लगता है ना। इसमें मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव नहीं होता है, मांसपेशियों में ज़्यादा बल नहीं लगता है। इसी कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। यदि हम लोग पैर से फुटबॉल को मारते हैं, यदि बल्ला से मतलब बॉल को मारते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्रॉस मोटर हो जाएगा उसमें। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि फुटबॉल को धकेलना कौन सा कौशल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि सकल गति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, गॉस मोटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि फुटबॉल को धकेलने में क्या लगता है, ज़्यादा मसल्स का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव होता है, मांसपेशियों से ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सकल गतिक बोलते हैं। अंग्रेजी से बोले तो दोस्तों ना गॉस मोटर। ओके, आ रही है बात समझ में? यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए कि सीटेट के एग्जाम में एनईपी 2020 जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य इसका एक ही है दोस्तों कि बच्चों को सीखने की क्या करता है दोस्तों, प्रोसेस में मदद करता है। यानी बच्चे किस प्रकार के सीख रहे हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें एनईपी 2020 जो होती है मदद करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिससे आपके सीटेट के क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। तो देखो लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व नैतिक अवस्था में आयु सीमा क्या है। यहाँ पे जानवर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे जन्म होगा। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, लिखावट में किसी प्रकार की कोई गलती हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जानवर ना होकर के जन्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक क्या होती है ना, पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा होती है। ठीक है, और इसमें बच्चे की नैतिकता जो होती है दोस्तों शून्य होती है ना। इसमें बच्चा जो होता है दूसरे के मानकों के अनुसार अपना कार्य करते हैं। जिस प्रकार वह कार्य करता है वो भी मतलब एक बच्चा जो होता है मतलब दूसरे के धारणा को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक क्या होती है, लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा होती है। आ रही है बात समझ में? तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लीजिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन पूछा, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट किए जाने वाला मतलब क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जटिल समाजीकरण अवस्था कौन सी है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो होती है जटिल या फिर सबसे कठिन है ना अवस्था किसको कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में ही जो होता है एक बच्चा जो होता है वो गलत संगति में पड़ जाता है, दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होती है। ठीक है, यानी किशोरावस्था में ही सारे समस्याओं का जड़ है, यानी सारे समस्याएं किशोरावस्था में ही आती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जटिल समाजीकरण अवस्था किसको कहा जाता है ना, किशोरावस्था को कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको हर एक सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग हो, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, एक लड़का है अमन, वो जो है दोस्तों कि 100 को वाज रीडिंग कर रहा है। क्या दोस्तों ना 100 को वाज रीडिंग कर रहा है, में अंतर और भेद नहीं कर पाता है। मतलब SAW ये 100 है या फिर WAS ये वाला 100 है। इसमें जो है दोस्तों अमन जो है अंतर और भेद नहीं कर पाता है। तो अमन किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित है। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर रीडिंग से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, डिसलेक्सिया बोलते हैं। आ रही है बात समझ में दोस्तों? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका पूछा हुआ है
और इस बार में भी पूछने के चांसेस 110% है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखिए। क्वेश्चन में पूछा कि यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है, तो किशोरावस्था में। कहने का मतलब एक लड़का जो होता है दोस्तों किशोरावस्था के स्टेज में होता है, ठीक है, एडोलोसेंस के स्टेज में होता है, तो वो क्या करता है ना, यौन संबंधी समस्या में पड़ जाता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भिन्न मतलब विषम लिंगी के ऊपर क्या होती है, अट्रैक्ट होती जाती है, ठीक है, चाहे वो किशोरी हो चाहे वो किशोर हो। आ रही है बात समझ में। आगे देखो, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था का सही आंसर हो जाएगा। देखिए बुद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां कैसी होती है, तो बुद्धि के अनुरूप जो होती है दोस्तों बच्चे में बहुत सारी रुचियां होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुमुखी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुमुखी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा कि बौद्धिक विकास में सहायक होता है, तो बौद्धिक विकास में किस तत्व की सहायकता सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मातृभाषा में शिक्षण देना यानी शिक्षा देना बौद्धिक विकास में सबसे ज्यादा सहायता करती है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे को सबसे ज़्यादा समझ में कब आता है, जब उसको मदर टंग में बात किया जाए, चीज़ों को समझाया जाए, बातों को समझाया जाए, तो उसका बौद्धिक विकास जो होती है तो सरलता से होती जाती है। आ रही है बात समझ में दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में या फिर विषय में चिंतन करना शुरू कर देता, तो याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया था, और सीबीएसई ही जो है दोस्तों सीटेट के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बता दिया दोस्तों कि शुरू में ही आप लोगों को बता दिया कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन सीटेट एग्जामिनेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखो मनुष्यों में जीन कहाँ स्थित होता है, सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों जीन क्या होता है। जीन जो होता है दोस्तों कि जेनेटिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। जैसे नहीं बोलते दोस्तों एक बेबी हुआ, सपोज दैट मान के चलते एक बेबी हुआ, तो कोई बोलता है देखिएगा कि गांव वाला बोलता है, मम्मी बोलती है, फिर पापा बोलती है, सॉरी यानी पापा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि ये जो बेबी है ये माँ पर गई है या फिर पिताजी पर गया है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो वो होता है आपका दोस्तों जीन, यानी जेनेटिक गुण को क्या करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं जीन। तो देखिए मनुष्यों में जीन कहाँ स्थित होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों गुणसूत्र में, ठीक है, कहाँ पर दोस्तों ना, गुणसूत्र में होता है। तो इसमें क्वेश्चन और एक भी पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल कितने संख्या होती है, तो याद रखिएगा 23 जोड़ा होता है, यानी 23 दूना 46, ठीक है, यानी 23 दूना 46 होता है दोस्तों गुणसूत्र। आ रही है बात समझ में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 कि कौन एक सामाजिक कीट नहीं है, तो याद रखिएगा बीटल जो है एक सामाजिक कीट नहीं है, चींटी सामाजिक कीट है, ठीक है, मधुमक्खी भी सामाजिक कीट है, ये सारा का सारा है, लेकिन बीटल जो है दोस्तों ये सामाजिक कीट नहीं है। आ रही है बात समझ में दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हुआ है कि आबू धाबी में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है, जैसे भारत में कौन सा मुद्रा का उपयोग किया जाता है, रुपया, अमेरिका में डॉलर, ठीक है। इसी प्रकार से अबू धाबी में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दिरहम, क्या, दिरहम मुद्रा का उपयोग किया जाता है, कहां पर, आबू धाबी में, ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सांप पालने वाले जनजाति को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ आपके सीटेट के एग्जाम में। तो सांप पालने वाले जनजाति को क्या कहते हैं, सांप पालने वाले जनजाति को कालबेलिया कहते हैं, क्या कहते हैं ना, कालबेलिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, कालबेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।